एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम हुआ है क्योंकि सीजफायर का ऐलान हुआ और उसके बाद आज का दिन बेहद अहम होने वाला है क्योंकि आज दोनों देशों के डीजीएमओ हॉटलाइन पर बातचीत करने वाले हैं। सीजफायर को लेकर आगे क्या कदम पाकिस्तान की ओर से उठाया जाएगा, क्या रणनीति भारत बनाता है, इस पर पूरे देश की निगाहें आज रहने वाली हैं। इसी पर हम बातचीत भी करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। रिटायर्ड कमांडर भूषण दीवान जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आपका। दीवान सर, आज की जो ये बातचीत होगी, पूरा देश ये जानने के लिए उत्सुक है कि आखिर क्या कुछ इसमें होगा, क्योंकि कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि चर्चा पीओके को लेकर भी हो सकती है। आप जरा अपने अनुभव के मुताबिक, अपनी समझ के मुताबिक हमारे दर्शकों को समझाएं कि क्या कुछ आज की इस बातचीत से उम्मीद की जा सकती है। धन्यवाद। जिस हिसाब से हमने चंद दिनों में पाकिस्तान को उसके चीन से लिए हुए सिस्टम्स और अमेरिका से लिए हुए F-16 सिस्टम और तीसरा उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस, इन सब के खोखलापन को उजागर कर दिया है। और हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को, खुद S-400 को और हमारे इंडिजिनसली डेवलप्ड खुद भारत के अंदर आत्मनिर्भर भारत के तहत डेवलप आकाश तीर को बेल द्वारा, इसरो द्वारा सैटेलाइट नेटवर्क और नेविक सिस्टम, इन सब के चलते हमने दुनिया को जाहिर कर दिया है कि भारत के पास क्या डिफेंस कैपेबिलिटी है। अब बात यह है, इसी के चलते डीजीएमओ पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट किया, थम जाएं। क्या बात हुई? क्रेडिट ट्रम्प साहब ने लिया तो छोड़ो, कोई बात नहीं। तो आज 12 बजे बैठ के ये बात होगी। क्या बात होगी कि अगर दोबारा टेररिस्ट अटैक होता है तो उसके अंदर क्या क्या एक्शन लेने का हक है भारत को, बिना किसी को पूछे, बिना किसी को बताए। पर इसका एक और पहलू भी है। ये टेररिस्ट अटैक जो है, आपको पता है, बॉर्डर के पार से भी आता है और हमारे जो भारत के अंदर जैशन हैं उनसे भी आता है। हमारे भारत के अंदर जो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं उनकी शय से भी आता है। तो उनके अगेंस्ट भी एक्ट ऑफ वॉर मान के बहुत स्ट्रिक्ट कार्रवाई हो सकती है। तो ये बहुत अच्छा मौका रहा है जो हमने दुनिया को हमारी टेक्नोलॉजी प्रूव कर दी है, दुनिया को भी और हमारी फौजों को भी, हमारे देश को पता लग गया है कि हमारी क्या मिलिट्री सक्षमता है। मिलिट्री आज टेक्नोलॉजी चलती है, मैन बिहाइंड द मशीन जरूरी है, मनोबल तो हमेशा जरूरी रहा है, जिसमें तो भारत हमेशा आगे रहा है। दुनिया को शक था, शायद भारत के अंदर भी लोगों को शक था, क्या इंडिया के पास ऐसी मिलिट्री टेक्नोलॉजी है कि जो टर्किश ड्रोन्स हैं, चाइनीज सिस्टम्स हैं, इनको हम मात दे सकते हैं। तो हमने दिया है। तो अभी आज पता होगा, क्योंकि हमारा पलड़ा काफी भारी है पाकिस्तान के सामने और अमेरिका भी जान रहा है, चीन भी जान रहा है। तो मेरी समझ में आज एक बहुत बड़ी चीज होनी चाहिए जिसके अंदर दूरगामी हमें नेगोशिएशन करके लिखना है। ऐसा नहीं 1971 की लड़ाई में 93,000 सोल्जर हमने कैप्चर किए पाकिस्तान के, फिर उनको छोड़ दिया, हमें कुछ मिला नहीं उससे। ऐसा आयरन क्लैड लिखित में लिया जाए और चीजें बताई जाएं ताकि पाकिस्तान दोबारा इस टाइप की हिमाकत ना करे। और पाकिस्तान तो आगे भी टूटने के 4-5 टुकड़ों के टूटने की तरफ, कगार की तरफ बढ़ रहा है। वो तो बढ़ता ही रहेगा और वो तो वही उसका आखिरी पड़ाव है, वही उसका आखिरी हशर है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया ने भारत की धमक को देखा है, भारत ने अपनी ताकत का एहसास कराया है। इस पर हम आगे भी बातचीत करेंगे क्योंकि इस मामले को लेकर लगातार जो सियासी प्रतिक्रियाएं वो भी सामने आ रही हैं। प्रियंका गांधी की ओर से ट्वीट किया गया है, पोस्ट उनका आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि आतंकवादियों के विरुद्ध भारतीय सेना की कार्रवाई और पाकिस्तान से सैन्य टकराव के दौरान हमारे कई जवानों की शहादत अत्यंत दुखद है। उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि हमारी सेना के जाबाज सूबेदार पवन कुमार जी, सिपाही एम मुरली नायक जी, लांस नायक दिनेश कुमार जी, बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज जी और सार्जेंट सुरेंद्र कुमार मोगा जी, इन सभी को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। साथ ही राइफलमैन सुनील कुमार का जिक्र किया है। राजौरी के अधिकारी राजकुमार थापा जी ने देश की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है, ये प्रियंका गांधी की ओर से कहा गया है। और साथ ही उन्होंने लिखा है कि इसके अलावा कई आम नागरिकों ने भी अपनी जान गंवाई है। शोकाकुल परिवारों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करती हूं, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है। जाहिर है उनके लिए इस तरह की भावना होनी चाहिए। प्रियंका ने लिखा है कि इस मुश्किल घड़ी में पूरा देश शोकाकुल परिजनों के साथ खड़ा है। हम सब अपने शहीदों और उनके परिवारों के सदैव ऋणी रहेंगे। भूषण कुमार जी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपने क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात कही,
कि पूरी दुनिया ने देख लिया किस तरह से भारत की ताकत है और सेना ने उसका आभास पाकिस्तान को करा दिया है। आज क्योंकि ये बातचीत होगी, दूरगामी परिणाम होने चाहिए, कुछ ऐसी नेगोशिएशन होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि जिस दिन सीज फायर हुआ शनिवार के दिन, उसके बाद फिर से सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की ओर से किया गया। इसको लेकर भी तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। खबरें ये भी हैं कि वहां की सरकार और सेना में भी टकराव की स्थिति बनी हुई है। क्या लगता है आपको? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जो शहबाज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने हड़बड़ी में क्रेडिट लेने की कोशिश में और आसिम मुनीर को नीचा दिखाने की कोशिश में, आपसी लड़ाई में फट से अमेरिका को कह दिया, हमें आपने अगर अगर भारत कुछ ज्यादा नहीं करता है तो हम चुप हो जाएंगे। और आसिम मुनीर के हाथ से जो उनके क्रेडिट मिलने की बात थी कि मैं और आसिम मुनीर तो शायद चाहते भी नहीं थे कि इतनी जल्दी सीज फायर का डिक्लेरेशन हो जाए। इसमें ट्रम्प साहब ने भी बड़ी जल्दबाजी दिखाई है। क्यों? यूक्रेन रूस की लड़ाई को तो करा नहीं सके वो, तो दुनिया में अपना मीडिया वाली बात, मीडिया में अपना वर्चस्व बनाने के लिए कि इंडिया पाकिस्तान युद्ध में लड़वा दिया है। ऐसा नहीं होता है। इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई में अमेरिका कौन होता है बोलने वाला कि भाई हम अनाउंस कर रहे हैं कि सीज फायर मान लिया इन्होंने, है ठीक है, उनका काम है। पर सवाल एक और भी है कि इसके अंदर जो आपने कहा पहलू है, पाकिस्तान के अंदर जो सिविलियन ग्रुप है और जो फौजी ग्रुप है, उनके बीच में तनाव की वजह से हुआ है कि वायलेशन करो। अरे भाई, मैं आसिम मुनीर हूं, मैंने तो नहीं बोला कि मान जाओ सीज फायर, तो करते रहो। एक चीज। दूसरी एक पहलू है, चीन ने भी कहा है, अरे तुम अमेरिका की बात सुन के सीज फायर डिक्लेयर कर दिया पाकिस्तान, तुम तो हमारे कंट्रोल में, ताबे में हो, हमको बिना पूछे, तो तुम इसको जवाब देने के लिए इसको सीज फायर को तोड़ते रहो। तो ये 2-3 कॉम्प्लिकेशन की वजह से ये बात आगे बढ़ती गई है। पर ये तो खैर ड्रामा है, दिखावा है, नूरानी बातें हैं, क्योंकि उनको पता है बढ़ाएंगे तो उनका तो पेट्रोल खत्म, उनका अस्त्र खत्म, तो और मार की कगार पे जाएंगे। तो वो खाली दिखाने के लिए कहने नहीं हम हारे नहीं है, जैसे पूरा हार भी जाता है आदमी फिर भी ऐसे एक मुक्का मार देता है, इस टाइप का काम किया उन्होंने। तो आज एक क्लियर होगा क्या डिटेल्स हैं कि आगे के लिए काम पक्का दूरगामी इसके अंजाम हो। बिल्कुल भूषण दीवान सर, एक और चीज है, क्योंकि लगातार कल हम सुन रहे थे सेना की ओर से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, डीजीएमओ की ओर से कहा गया कि खुद पाकिस्तान ने भारत को अप्रोच किया था इस सीज फायर को लेकर। वो डर गया था ऑपरेशन सिंदूर से किस तरह से नुकसान लगातार उसको पहुंच रहा था, उसके बाद ये सीज फायर हुआ है। लेकिन आज जो ये बातचीत होगी उसके जरिए एक मैसेज ये भी देने की कोशिश की दोनों देशों का ये जो मामला है उसमें कोई तीसरा देश हस्तक्षेप नहीं करेगा। हाँ, बहुत अच्छा पॉइंट बताया आपने, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दुनिया देखेगी कि हमने हमेशा, भारत ने और पाकिस्तान ने भी शायद ये स्टैंड लिया है, भाई हमें मध्यस्थता किसी की चाहिए नहीं। तो बिल्कुल अच्छी बात आप कह रहे हैं। वैसे तो ट्रम्प साहब ने यही कहा है कि 12 मई को फर्दर डिटेल्स होगी। उन्होंने भी एक ऐसा नहीं किया कि फाइनल सील लगा दी, क्रेडिट लिया उन्होंने, ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये होगा। मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ, जो 2-3 दिन पहले मैंने कहा आपसे। सबसे बड़ा झटका पाकिस्तान को, अमेरिका को, चीन को इस बात से लगा है, क्या जो न्यूक्लियर धमकी, गीदड़ भभकी पाकिस्तान हमेशा देता था, आपको पता होगा जब उनके पाकिस्तान के 11 एयर बेसेस को डिस्ट्रॉय किया है हमने, 10 और 11 की रात को, 9 और 10 की रात के बीच, उसके अंदर सरगोदा में भी अटैक हुआ है। अगर आप नोट करें तो उनकी जो न्यूक्लियर स्टोरेज फैसिलिटीज हैं उनके ऊपर जो है, उसके ऊपर जो रेडिएशन हो गई चालू, और भूकंप, जैसे भूकंप भूचाल का दर्जा होता है, 4 दर्जे का भूचाल और 5.3 दर्जे का भूचाल, ये रिकॉर्ड हुआ है। और अमेरिकन एरोप्लेन जो न्यूक्लियर सर्वेलेंस करता है, सर्वेलेंस माने अगर कहीं न्यूक्लियर का कुछ हो जाए तो वो आके चेक करते हैं, वो आया है वहां से, अमेरिका से, रात को। और क्या मतलब, पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है हमारी टारगेट पे आए हैं, उनको अंडरग्राउंड टनल्स हैं जिसमें न्यूक्लियर स्टोर किया जाता है, आप समझ सकते हैं, अंडरग्राउंड में रखा जाता है, उनको भी हमने तोड़ा है, 2, 3, 4, 5 टनल को तोड़ा है, अभी तो डिटेल आएंगी। तो उनको, पाकिस्तान को मालूम पड़ गया कि पाकिस्तान जो है, हमारी जो न्यूक्लियर ताकत है, जिसके बलबूते पे हम न्यूक्लियर भपकी दिया करते थे, वो अब नहीं कर चल पाएगी। और बाय द वे बता दूं आपको, ये जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है ये अमेरिका के सिस्टम से प्रोटेक्टेड है, तो वो भी सस्ते में आ गया अमेरिका, मेरी समझ में। तो अभी आगे देखें क्या होता है। इसके चलते पाकिस्तान एकदम गिड़गिड़ाता हुआ सामने नजर आ रहा है। हम लोग तो बोलते नहीं है, करते हैं, तो किया है।
अभी डिटेल कुछ दिनों में और आएंगी। जी बिल्कुल दीवान सर, एक और बात यहाँ पर गौर करने वाली है कि पाकिस्तान का जो आतंकवाद वाला चरित्र है वो तो पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो ही गया, भारत ने सबूत भी दिखा दिए हैं। लेकिन इसके साथ ही क्योंकि आज जो बातचीत होगी उसमें किस तरह के कमिटमेंट्स पाकिस्तान से लिए जा सकते हैं जो जरूरी हैं, क्योंकि पाकिस्तान की कथनी करनी में अंतर रहा है, हमेशा वो जो कहता है मुकर जाता है, उसके बाद लगातार उसकी गुस्ताखियां देखी गई हैं। इस पर कैसे ब्रेक लगाया जाएगा, क्या इस बातचीत में ये भी जरूरी है इस तरह के पॉइंट्स को उठाना? हाँ, आप बहुत अच्छी बात कह रही हैं। वो तो पृथ्वीराज ने माफ किया गौरी को 17 बारी, भाई माफ किया तो दोबारा ये नहीं करेगा, एक ह्यूमैनिटी होगी। अब ह्यूमैनिटी अगर पाकिस्तान में होती तो हर लड़ाई भारत से हारा है, 47-48 में हारा है, 65 में हारा है, 71 में हारा है, 2 टुकड़े हो गए, 96 कारगिल में हारा है। तो ये पाकिस्तान उनमें से नहीं है कि वो किन्हीं बातों पे, लिखित बातों पे, एग्रीमेंट्स पे कायम रहे। तो क्या है उसका एक फाइनल लिखवा, हाँ अभी अब फिर भी लिखवाना जरूरी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, द्वितीय विश्व महायुद्ध में 1945 में युद्ध जब खत्म हुआ था तो जर्मनी के अंदर एक शहर है जिसका नाम है न्यूरनबर्ग, और न्यूरनबर्ग लिखा जाता है, न्यूरनबर्ग बोला जाता है। तो न्यूरनबर्ग के अंदर एक तरफ ब्रिटेन, अमेरिका और रशिया, और दूसरी तरफ हारने वाली फौजें कौन, जर्मनी और जापान, वो दोनों आमने सामने बैठे। वॉर ट्रिब्यूनल बैठा, वॉर कोर्ट बैठा, और वॉर कोर्ट के अंदर ये करार दिया गया भाई आपने, किसने, जर्मनी और जापान ने लड़ाई शुरू की तो अभी आज क्यों आपके ऊपर ये बंदिशें लगाई जाती हैं। क्या बंदिशें? कि आप अपनी आर्मी नहीं बनाएंगे। तो आज तक जर्मनी के पास, जापान के पास आर्मी नहीं है, ये लिखित में लिया गया और कराया गया, उसको लागू करवाया गया, आर्मी बनने नहीं दी गई। तो इस हिसाब से अभी भी इस टाइप की चीज अगर नहीं होगी कि इनके टेररिस्ट नेटवर्क डिस्ट्रॉय करो, उनका सबूत पेश करो, टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय करो, आपने जो अपने आप को आर्म करना है जो आपको, उसको कम करो। और चौथी बात, अगर अगर कोई टेररिस्ट अटैक का होता है जैसे पहलगाम का हुआ है, हल्ला नहीं मचाने का प्रूफ दो, ये करो, ऑटोमेटिकली एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जैसे जैसे फायर की ड्रिल होती है, अगर बिल्डिंग में हम बैठे हैं, आग लग जाए तो ऑटोमेटिकली ये काम सबने करना है। तो ऑटोमेटिक लिस्ट बनी हुई है, ऐसा ऐसा करना है हमने। तो ऐसे ही एसओपी बने जिसके अंदर इस एसओपी के तहत हम लोग ये काम कर डालेंगे। तो उस पर भी कायम रहेगा नहीं रहेगा, लिखवाना जरूरी है। कितना कायम रहता है नेक्स्ट बात है, लिखवाना जरूरी होता है। जो मक्कार लोग हैं वो कायम रहते नहीं, वो लिख भी देंगे, पर लिखना कुछ तो बेटर है, बिना लिखे चलना। तो जैसे 93,000 हमने इनके बंदी वापस कर दिए, ये लिखवाए नहीं उनसे। भाई देखो न्यूनबर्ग कितना, आपका बजट आधा होगा, आप फौज नहीं बढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे तो हमको पूछे बढ़ाएंगे, तुम हार गए हो ना भाई, हमारी बातें मानेंगे आप, माननी पड़ेंगी आपको। तो ये सब बातें होंगी, होनी चाहिए। क्यों? पाकिस्तान खत्म, उस कगार पे आ चुका है एकदम, उसका लेवल पूरा खत्म हो चुका है, अब उसके बाद लड़ने की ताकत नहीं है, तो एक्सपोज हो चुका है, न्यूक्लियर भी खत्म हो गया। तो इसलिए इस मौके पे उसे लिखवाना जरूरी है। फिर वो पृथ्वीराज चीज वाली बात, उनको माफ कर दो, ये नहीं होगी, ये होगा तो बार बार हम तकलीफ झेलते रहेंगे। बिल्कुल दीवान सर, आपने ठीक कहा कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह भी जुड़ गए हैं। मोहम्मद अली शाह साहब, लगातार हम इस पर बातचीत करते रहे कि पाकिस्तान का जो मुखौटा है वो देखने का कुछ और है, और कहते हैं ना हाथी के दांत देखने के कुछ और, खाने के कुछ और, वैसे ही हालात हैं। पाकिस्तान के साथ आज फिर बातचीत होने वाली है। आपको लगता है कि पाकिस्तान सुधरेगा या जो कमिटमेंट देगा उस पर भरोसा कर सकते हैं? ना ना, बिल्कुल भी नहीं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती होगी अगर हम जरा सा भी गुंजाइश दें उन पे भरोसा करने की। भरोसा तो बिल्कुल भी किया नहीं जा सकता इनके ऊपर, लेकिन फिर भी एट द सेम टाइम, जैसे कमांडर भूषण देवान ने कहा, बिल्कुल सटीक, मैं उनको सुन रहा था, बिल्कुल सटीक एनालिसिस दिया इन्होंने। और हमको बस एक मीटिंग करके सुन लेना चाहिए, ठीक है, बट प्रिपेयर, अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए। इनका भरोसा नहीं। फॉर्मली सीजफायर ऐलान होने के कुछ चंद घंटों के बाद परसों शाम को जिस तरीके से इन्हें अंतर्राष्ट्रीय नियमों का मजाक उड़ाया बेहुदा, मतलब जो ये सुधरेंगे कभी भी नहीं। मैं लिख के दे सकता हूँ, हम अगर पाकिस्तान से लिखा के भी ले लें, अगर हम वो लिख के भी दे दें, नहीं करने वाले वो रिस्पेक्ट नहीं करेंगे ट्रीटी को ये। मगर फिर भी वर्थ गिविंग अ चांस, एक बार देखते हैं। अब जब सीजफायर की बात है ही है और दोनों एमजीओ की मुलाकात बात हुई, तो देखते हैं क्या निकल कर आता है। मगर जो भी पाकिस्तान बोले, एक
15 सेकंड का वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, 2-4 दिन में चल रहा था वो लक्ष्य फिल्म का था। ओमपुरी साहब ऋतिक रोशन को कह रहे होते हैं मेरे को पाकिस्तानियों से लड़ने का लंबा तजुर्बा है, पाकिस्तानी अगर हार जाए तो पलट के जरूर आता है पीछे से वार करने के लिए, और अगर आप जीत जाओ तो फिर आप इतने कंप्लेसेंट मत हो जाना कि भाई चैन से हम जीत गए। तो पाकिस्तानियों पे भरोसा करने की कोई बात नहीं है, मगर एट द सेम टाइम बहुत अच्छा पॉलिसी निकाली है हमारी सरकार ने कि एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी एक्ट ऑफ वॉर, यानी कि हम क्यों इंतजार करें एक और पहलगाम 26/11 होने का, हम पहले ही रोक दें, इनको प्रिएम्प्ट कर दें। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जी, तो इन पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। भरोसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही क्योंकि बातचीत तो होनी है दोनों देशों के बीच, क्या आपकी समझ में क्या कमिटमेंट्स पाकिस्तान से अब लेने चाहिए? क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है कि भारत का जो चरित्र है वो संयम वाला है और इसे पाकिस्तान ने कमजोरी समझा और बार बार हमले की कोशिश की है और कायराना हरकत की है। इस बार जब माकूल जवाब मिला है तो पाकिस्तान बैकफुट पर है। देखिए, ये दरअसल ये है डरपोक, है कायर, जैसे कि आपने बताया कि कायराना हरकत करी है, और कर भी क्या कर सकते हैं ये, इसके अलावा इनके पास शक्ति नहीं है हमारी सेना का सामना करने के लिए। तो ये उग्रवाद, अरे अभी लेटेस्ट शुरू क्या हुआ है, हो रखा था मगर ये एग्रेसिव हो गया है, इनका इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, ये झूठ बोल के गलत एआई के तरीके से गलत वीडियो बनाता है। भूषण देवान सर यहाँ देखिए सर, यू शुड नॉट बी सरप्राइज्ड अगर सर वो ये लोग ना हमारा जो लाइफ टाइम्स का इंटरव्यू है इसकी कटिंग निकाल के फोटो स्क्रीनशॉट लेकर अपने टीवी स्क्रीन पे लगा दें। झूठ किया है इन्होंने, सर इन्होंने किया है, हकीकत पे पकड़ा है। तो ये इतने बड़े नामक झूठे हैं ना ये, तो ये अपने ये मैडम आपका ये निकाल के ये कटिंग वो अपने टीवी स्क्रीन पे लगा देंगे, ऊपर नीचे उर्दू में कुछ लिखा होगा जो हमें समझ में नहीं आएगा। नहीं, फेक नैरेटिव तो लगातार फैलाया जा रहा है। दीवान सर, ये आपसे हम समझना चाहेंगे, बड़ी हास्यास्पद स्थिति है पाकिस्तान की, घुटनों पर आ गया है। भारत से जब बातचीत करता है हॉटलाइन पर तो वो अप्रोच करता है, रिक्वेस्ट करता है कि आप सीज फायर कर दीजिए, युद्ध रोक दीजिए, अमेरिका से कहता है कि भारत के क्रोध को शांत कराइए, लेकिन सोशल मीडिया पर किस तरह के फेक नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं। लगातार भारत को लेकर कहा गया कि हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया, साथ ही जो फाइटर जेट्स थे हमारे उसको डिस्ट्रॉय करने की बात उसने की। तो पाकिस्तान का ये दो तरफा जो चरित्र है, ये डबल स्टैंडर्ड है, इसको कैसे रोका जाए? क्षमा करें वंदना जी, कई चैनल्स में मैं जाता हूं, ये कह देना कि कायराना पाकिस्तान और कायराना चीन पीछे से वार करता है। वंदना जी, ये कोई महाभारत का युद्ध नहीं है, सतयुग नहीं है कि खुद आमने सामने लड़ाई शुरू करेंगे, सूर्यास्त हो गया तो ठंडे छोड़ देंगे, अस्त्र बैठ जाएंगे। ये वो इसलिए कहावत है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, और इन्होंने तो पाकिस्तान ने तो इस चीज को कई सालों से आत्मसात किया हुआ है। तो ये कह देना कि ये नहीं, वो खुलकर युद्ध नहीं करता है ना सर, मासूमों की हत्या करता है, आतंकवाद का सहारा लेता है, किस तरह से मजहब के नाम पर हत्याएं की गई पहलगाम में। मैं वही कहना, बिल्कुल ठीक कहा आपने, सब बड़ी बात है ये, मजहब के नाम पे काम करना ज्यादा बड़ी बात है। पाकिस्तान भारत की लड़ाई हो और टेररिज्म से हमको डिस्ट्रॉय करना चाहे तो एक लेवल की चीज है, पर अगर कह दे तुम कलमा पढ़ो तो ये हिंदू गजबाए हिंद वाली बात है। ये इस्लामिक टेररिज्म का नेटवर्क है और ये करना पड़ रहा है उनको। ये ये ज्यादा खतरनाक काम है। इसीलिए और ये क्यों करते हैं, अभी मैं नहीं बोलना चाहता हूं कौन सी किताब में क्या लिखा है, क्या ये सोचते हैं, अभी सोचते हैं कि नहीं पूरी दुनिया में इस्लाम छाएगा, और जब तक नहीं छाएगा, ऐसा मैं कई आयतें भी कुरान की मैंने पढ़ा हुआ, खाली मैं ऐसे बोल नहीं रहा हूं, तो जब तक इस्लाम पूरी दुनिया में नहीं छाएगा तो मैं एज ए मुसलमान अच्छा मुसलमान नहीं हूं। मेरा फर्ज है, सबाब की बात है कि काफिरों को मारा जाए। ये किन सिर्फ लोगों की बातें हैं मैं नहीं जानता, मेजर अली शाह साहब भी जानते होंगे, मुझे मालूम नहीं। तो ये चीज जो है, इस चीज से दुनिया त्रस्त है। तो ये भारत पाकिस्तान का बाउंड्री का, पैसे का, वर्चस्व का, भाई ये लड़ाई उसकी नहीं है, ये लड़ाई दुनिया की लड़ाई है। अरे अच्छा, अली शाह कुछ कहना चाह रहे हैं सर, ठीक है बोलिए सर। सर जो आप बोल रहे हैं सर, ये मैं और भी लोगों से सुन चुका हूं, वैसे जो आप बोल रहे हैं, तो मैं दोषी नहीं ठहराऊंगा ना आपको ना उन लोगों से जहां पे सुन रखा है। आई वांट टू बस क्लैरिफिकेशन देना है उसके बारे में, क्योंकि
बहुत लोगों के जहन में ये बात है। सर पहली बात ना, तो ये गजवा हिंद का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, ये बल्कि मुसलमान खुद ही विरोध करेगा। अगर ये ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आतंकवादी निकालेंगे तो मुसलमान खुद सबसे पहले उसका विरोध करेगा। तो ये बात कि अच्छा मुसलमान गंदा मुसलमान की बात नहीं है, ये हम हिंदुस्तानी हैं और ये हम जय हिंद बोलेंगे। गजवा हिंद की बात, इसमें कोई बात आती ही नहीं है। अब ये जो टेररिज्म की बात आती है सर, ये जो टेररिज्म, पाकिस्तान जो है वो अपने आप को ठेकेदार समझता है दुनिया भर के मुसलमानों का, और वो चाहता है कि मुस्लिम सपोर्ट उनको मिल जाए। जब उनको नहीं मिलता है तो वो चिढ़ जाते हैं। अब बेसिकली वो कोई ठेकेदार नहीं है, बल्कि द मुस्लिम वर्ल्ड अपार्ट फ्रॉम अजरबैजान और टर्की, क्योंकि इन्होंने उनका साथ दिया होगा, ये इनके साथ में है। सऊदी अरेबिया जो सदर है एक्चुअली मुसलमानों का, जहाँ पे मक्का मदीना है, ये इनके साथ कतई नहीं है। बल्कि हमारे प्रधानमंत्री साहब खुद सऊदी अरेबिया में थे जब ये इन्होंने कायराना हरकत करी हमारे साथ। सो दिस होल थिंग ना सर, जी जो लोग सोचते हैं कि इस्लामिक टेररिज्म, सर इन्होंने इतना नाम खराब कर दिया है। जैशे मोहम्मद ने प्रॉफेट मोहम्मद साहब का नाम खराब कर दिया है। तो आज की तारीख में इवन मेजर मोहम्मद अली शाह, जो कि बहुत ज्यादा फख्र करता है कि भाई मैं हिंदुस्तानी हूँ, और जिसका खानदान फौज में 2 साल तक खिदमत कर रहा है, उसके फादर ने 71 का जंग लड़ा था। तो हम लोगों के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात हो जाती है। मेरे आप पाकिस्तानियों के पूरे मजहब को बदनाम करते हैं। बोलिए दीवान साहब। अली शाह, आप मेरे अजीज दोस्त हैं, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। आप मुझे ये बताएं, हिटलर ने जो काम किया, अमानवीय काम किया, ज्यूज को जला दिया गैस चैम्बर्स में, वो उस स्टेज तक कैसे पहुंचा कि दुनिया क्यों पहुंचा? मैं आपको बताता हूं। हम टीवी पे बोल के कह देते हैं हम इसके बरखिलाफ हैं। मेरी बात एक मिनट, कांग्रेसी एसपी आके कह देते हैं हम सरकार के साथ हैं, पर मोदी जी ने मैं तो बताया नहीं। डबल बात। सबसे बड़ी तकलीफ क्या है? जो मॉडरेट और मॉडर्न इस्लाम है और जो कट्टर इस्लाम है, वो अगर मॉडरेट इस्लाम वाले चुप रहेंगे कि मैं तो बोल के चुप हो जाऊंगा, उनको दबाऊंगा नहीं, तो ये बढ़ता जाएगा मर्ज। और आप मुझे बताएं प्रूफ क्या है, इसका प्रूफ क्या है? इस बार तो देश की सबसे बड़ी ताकत यही बनकर उभरा कि पूरा देश एकजुट हुआ, किसी ने धर्म जाति नहीं देखी, बल्कि ये जो घटना हुई थी पहलगाम की, उसकी पूरे देश ने एक साथ मिलकर निंदा की। और बार बार विदेश सचिव ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मोहम्मद अली शाह इस बात का जिक्र किया है कि ये हमारी ताकत है। पाकिस्तान और पूरी दुनिया इस बात को समझ गई है, क्योंकि सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की कोशिश, दंगे फैलाने की कोशिश की गई थी, साजिश की गई थी इस घटना के जरिए। इसीलिए मजहब पूछकर ये हत्याएं की गई थी। नहीं, ऐसा नहीं है। हम स्पष्टवादी नहीं बनते हैं, हम बात को ढक देते हैं। आप मुझे बताएं, जो 4 से 5 करोड़ स्लीपर सेल्स हैं, इलीगल मुस्लिम आए हुए इमिग्रेंट्स अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से और इंडिया, बांग्लादेश से, और कश्मीर में 3 लाख हिंदू ही भगाए गए थे। भाई क्या बात करते हैं हम लोग? और बांग्लादेश हिंदू ही भगाए जा रहे हैं ना। वहीं पर वो मुसलमान भी थे सर, जिन्होंने सपोर्ट किया था, उन तमाम पर्यटकों की मदद भी की थी, और एक मुस्लिम आदिल था जिसने अपनी जान भी गंवा दी। ठीक है सर, ठीक है। मोहम्मद अली शाह कुछ कहना चाह रहे हैं? सर देखिए, बात ऐसी है ना सर, आप जो कह रहे हैं ये बात, मैं आपको इसका दोषी बिल्कुल नहीं ठहराऊंगा, और ना ही मैं पहली बार सुन रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं पहले भी सुन चुका हूँ। इसी के लिए ही मैं वंदना जी की इजाजत से, आपकी इजाजत से, मैं क्लैरिफाई इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ चंद एक बात क्लैरिफाई करना चाहूंगा, ताकि कम से कम लोग जो सोच रहे हैं ऐसा, वो रियल साइड सोचें। सर ये पाकिस्तान का आईएसआई प्रोपेगेंडा है। पाकिस्तान गंद फैलाती है, उनके आतंकवादी गंद फैलाते हैं। और मैं बताऊं आपको सर, जितने मुसलमान हिंदुस्तान में हैं उससे कई ज्यादा यहाँ पर है। पाकिस्तान में नहीं है इतने मुसलमान, और हिंदुस्तान का मुसलमान जो है इतना ईमान वफादार है कि पाकिस्तान को बिल्कुल भी दूर परे फेंकेगा। पाकिस्तान इसी बात से चिढ़ा हुआ है। अब आपको मैं एग्जांपल देता हूं सर, पिछले 2-4 दिनों से पाकिस्तान की मीडिया में मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह, मेरा नाम छाया हुआ है वहां पर, मैं वायरल हूं वहां पर, और गाली दे रहे हैं मेरे को वहां पे, मैं विलन बना हुआ वहां पे। ठीक है मोहम्मद अली शाह, आप रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। टेस्ट क्रिकेट से विराट कोहली ने